अब 2024 की लड़ाई की रूपरेखा कुछ कुछ साफ हो रही है। एक और एनडीए है, दूसरी तरफ आईएनडीआईए है, और तीसरी तरफ नॉन अलाइंड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी जो किसी तरफ नहीं, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस है जगन रेड्डी की, जिसमें नवीन पटनायक की बीजू जनता दल है, जिसमें केसीआर की पार्टी है, और जिसमें मायावती जी और उनकी पार्टी भी है। मायावती ने आज साफ कर दिया कि हम ना इधर हैं ना उधर हैं, हम बीच में हैं। ये अलग बात है कि मायावती जी के इस ऐलान की व्याख्या विपक्षी शिविर में इस तरह हो रही है कि मायावती जी किसी तरफ नहीं है, इसका मतलब है वो भाजपा की तरफ है। ये बात मुंबई में जमा हुए विपक्षी दलों के नेता सार्वजनिक तौर पर कह रहे। शरद पवार ने ऐसा कहा भी आज कि मायावती जी कह रही हैं कि हम किसी तरफ नहीं है, तो इसका मतलब वो बीजेपी की तरफ है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं शरद पवार? ये शरद पवार इसके पीछे कौन सा निशाना साध रहे हैं, ये समझना होगा। लेकिन मायावती ने कहा कि भाई हम किसी तरफ नहीं हैं। अब जब किसी तरफ नहीं है, तो बसपा अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो सबसे पहले तो जो राज्यों के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, वहां बसपा अकेले लड़ेगी तो किसका नुकसान करेगी, किसका फायदा करेगी? कुछ तो करेगी। विधानसभा में छोटा सेगमेंट होता है, पॉकेट साइज छोटा है, उसमें अगर 2000 वोट भी बसपा का उम्मीदवार ले गया तो किसी के तो काटेगा। क्या कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? और राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो बसपा के पास ठीक ठाक वोट रहा है, उसके विधायक भी चुन के आते रहे। तो ये बड़ा प्रश्न है। और उसके बाद जब राज्यों की राजगद्दी पर फैसला हो जाएगा, तो उसके बाद देश की राजगद्दी का फैसला होना है, यानी लोकसभा का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, 80 लोकसभा सीटें हैं। मायावती जी ने 80 पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, तो वो कुछ तो करेंगे। जीते भले ही ना, मान लीजिए ज्यादा, लेकिन इन्हें हर उम्मीदवार किसी के जीतने की, किसी की हारने की संभावनाओं में तो योगदान देगा ना। वो क्या होगा, वो समझने की बात है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी के पार्टी अगर तटस्थ रहे, यानी गुट निरपेक्ष पार्टी के तौर पर रहती है, एकला चलो रे के रास्ते पर चलती है, तो उससे लाभान्वित कौन होगा? एनडीए भाजपा होगी या अखिलेश यादव की पार्टी होगी? ये बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न के उत्तर में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का समीकरण छुपा हुआ है। क्योंकि अभी तक हमने देखा, ये तर्क बार बार दिया जाता है कि मायावती जी अपने उम्मीदवार खड़े कर देती हैं, इसलिए सपा का उम्मीदवार हार जाता है। और सपा ये बात ऑफिशियली भी कहती रही है कि मायावती जी भाजपा से नहीं, सपा से लड़ने के लिए अपना उम्मीदवार उतार देती हैं। ये मसला है। तब क्या करिएगा? हालांकि मायावती ने आज इसका जवाब ये कह के दिया कि विपक्षी दलों की हालत ये है कि उनके साथ चले जाओ गठबंधन में तो सेकुलर, और जाने से मना कर दो तो वो कहते हैं आप भाजपा की बी टीम है। तो बहन जी ने कहा कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं वाली बात, कहावत है विपक्षी दलों पर। तो क्या वास्तव में आईएनडीआईए के नेता अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं? बड़ा प्रश्न है और बड़ा मारक प्रश्न है। और क्या भारतीय जनता पार्टी को इस ढंग के चुनावी समीकरण सूट करते हैं? ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर पर 2024 की लोकसभा का रूप और स्वरूप टिका हुआ है। देश भर में 6, 7, 8 राज्य ऐसे हैं जहां बसपा के, उत्तर प्रदेश के अलावा, जहां बसपा के पास 1% से 5% तक वोट है। तो स्वाभाविक है बसपा के में जरा सी भी जुम्बिश
बहुत सारे राजनीतिक दलों की चुनावी संभावनाओं को इस तरफ या उस तरफ प्रभावित कर देगी। ये महत्वपूर्ण मसला है। और जब दो बड़े गठबंधन टकरा रहे होंगे उस वक्त बसपा के उम्मीदवार को मिले वोट किसी के लिए नफा और किसी के लिए नुकसान साबित होंगे, ये तय जान लीजिए। अब वो किसी में कौन नफा वाले पाले में होगा, कौन नुकसान वाले में, ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसी को डिकोड करने के लिए आज हम लोग आए हैं। इसलिए बहस रखी है कि भाई मायावती जी का उम्मीदवार जब गाजियाबाद से गाजीपुर और बस्ती से बहराइच तक लड़ेगा लोकसभा में, तो वो किसको नुकसान पहुंचाएगा, इसकी खोज, इसकी पड़ताल करना जरूरी है। हर जगह में आपकी ही पार्टी की चर्चा है क्या कि भाई बहन जी क्या करेंगी। लोग खेल ही नहीं समझ पा रहे अभी। इधर भी संकेत, उधर भी संकेत, इधर भी हलचल, उधर भी हलचल। अब वो मुंबई में पवार साहब और बाकी लोगों ने कह दिया कि बहन जी चूंकि कह रहे कहीं नहीं है, हम अकेले रहेंगे, इसका मतलब वो भाजपा के साथ हैं। सुरेश जी, तो केंद्र में पूरी चर्चा हमारी है बसपा की, माननीय बहन जी की। आप देख रहे होंगे मानवर कांशीराम साहब का सबसे बड़ा सिद्धांत यही तो था, वी शुड बी इन द बैलेंसिंग पावर। और ये बसपा पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है जनाब अमिताभ जी, ये हमारे संत महापुरुषों का एक जो सोच पर पूर्णतः स्थिर तरीके से हम लोग काम करें, दैट इज कॉल्ड मिशन मूवमेंट। तो बहुजन समाज पार्टी इस देश में अकेला ऐसा है जो बाबा साहिब के मिशन मूवमेंट को लेकर के चल रहा है, उनकी सोच को लेकर के चल रहा है। बाद बाकी लोगों ने अगर कांग्रेस ने सारे काम कर दिए देश में जी, तो बसपा बनाने की जरूरत सुरेश जी, ये तो बात है, ठीक है। ये अब चुनाव आ गया, अब ये मिशन की बातें सैद्धांतिक, आप प्रैक्टिकल हो ले थोड़ा सा। मेरा मसला सिर्फ इतना सा है, एक मिनट सवाल, मेरा सिर्फ इतना जानने में रुचि है। अभी मिशन की बात तो आप जानते हो, हम लोग कई बार कर चुके, उस पर बाबा साहब क्यों फुले से लेके जो बहुत सारे लोगों की चर्चा हम लोग कर चुके। आज इस पर चर्चा कर ले कि मायावती जी जब अकेली लड़ेंगी, मैंने उनकी पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, तो उनको जो वोट मिलेगा वो चोट किसे करेगा, एनडीए को कि इंडिया वाले को? वो उस पर प्रकाश डालो, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास चलूं। नहीं, हमारी वोट हमारे साथ है। प्लस हम जो समाज में समझा रहे हैं कि इस देश में बैकवर्ड के साथ क्या किया सरकारों ने, एससी के साथ क्या किया, या आज की डेट में क्या हो रहा है, तो हम लोग उम्मीद कि जितना हम मैसेज पार्टी का ले जा रहे हैं उस आधार पर हमें सफलता मिलेगी। और जो हालात देश के बने हुए हैं, झूठ फरेबी की आजकल सरकार चल रही है, आप भी जान रहे हो, मीडिया वाले लोग तो पूर्णतः जान रहे हैं कि क्या पूछते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, अता पता कहीं कुछ नहीं है। नहीं तो मुझे बताइएगा कि जो कौन सा आदमी नहीं जानता, कौन सा वोटर नहीं जानता है कि 200 रुपए जब सिलेंडर पर घट सकते हैं। सुरेश जी, ठीक है, आएंगे आपके पास। अब रुक सुरेश जी, अब रुको, दोबारा आएंगे। मैं किसी बड़े से बड़े नेता के, हालांकि कई हमारे जो मित्र लोग होते, खासतौर पर प्रवक्ता, वो हमसे इस बात पर थोड़ा सा असहमत भी हो जाते, खिन्न भी हो जाते हैं कि आप, मैं किसी बड़े से बड़े देश के नेता के कहे पर 100% भरोसा नहीं करता ना। कोई कुछ बोले, प्रवक्ता के लिए वो गीता कुरान हो जाती, मेरे लिए कभी नहीं हुई। उसका कारण है, मैंने जो कुछ बड़े से सर्वोच्च नेताओं ने बोला उसके विरुद्ध आचरण देखा मैंने, इसलिए मैं खोजता रहता हूं ना ये ठीक बात नहीं बोल रहे। एक उदाहरण देके फिर बहस को आगे ले जाऊंगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा गतिरोध का शिकार हो गई। भाजपा ने कहा विपक्ष में बैठेंगे, बसपा ने कहा हम भी विपक्ष में बैठेंगे। क्या? तब काशीराम नेता थे, मायावती ने। काशीराम ने कहा हम विपक्ष में बैठेंगे, हमें सरकार नहीं बनानी। कल्याण सिंह ने उधर कह दिया हम भी विपक्ष में बैठेंगे जीवन भर टाइप का। क्या? अटल बिहारी वाजपेयी से लेके आडवाणी, जोशी, सब ने ऐलान कर दिया विपक्ष में बैठेंगे। अशोक जी सुन लीजिएगा, मुझे खबर मिली कि ये कही गई बात झूठ है, बात हो गई। क्या? काशीराम और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में, और बात कराई जयंत मल्होत्रा ने। क्या? मैंने खबर छाप दी देश के एक बड़े हिंदी अखबार में। सैफ खान साहब आप भी सुन लीजिएगा, आप लोग बड़े भावुक हो जाते हैं कि राहुल जी ने कह दिया, बताइए।
मैं कहता अरे धीरे रहो भैया, कोई जी कह दिए हो, इसका क्या मतलब। अगले दिन हमसे सब नाराज, अटल जी भी, कांशीराम जी भी बोले आपने कैसी खबर छाप दी, क्या हमने भाई खंडन तो नहीं करेंगे। और तीसरे दिन गवर्नर के यहां दोनों लोग पहुंच गए चिट्ठी लेके, पांडे जी क्या। इसलिए हमको पता, इन बातों में मेरी कभी रुचि नहीं रही कि लोकतंत्र बचाना, देश बचाना, ना जी। सब सबके साथ गठबंधन कर चुके, कहां कुछ ने लोकतंत्र बचा रहे हो। इसलिए ये सब बात नहीं। कपिल श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी ने भी सोचा कि ट्रेन छूट जाए, उससे पहले अपना गमछा रख दो सीट पे, क्या। तो मांग हो गई कि भाई हम चाहते हैं अखिलेश जी प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो INDIA की तरफ से, क्या। अब बताइए, ऐसे में तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेगा, नहीं। एक और दूसरा प्रश्न, बहन जी अकेले अगर चुनाव लड़ेंगी, तो जैसा शरद पवार कह रहे हैं कि बहन जी किसी तरफ नहीं है घोषित तौर पर, इसका मतलब वो भाजपा की तरफ है। इस बात का क्या मतलब है कपिल जी? अमिताभ जी, जी, सबसे पहले आपका प्रश्न का उत्तर ये है कि प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए उसका अपना नेता ही सब कुछ होता है, और ये एक जन आकांक्षा है उन अपने नेतृत्व के प्रति हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं की, जिसकी अभिव्यक्ति आपने देखी है। और समय समय पे यह अभिव्यक्ति कांग्रेस से भी आई है, अन्य दलों से भी आई है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारे यहां तो लोकतंत्र में विश्वास है। सभी को यह मालूम है कि कोई भी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, बन सब सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस हैं आपके पास, और एक से एक अच्छे ऑप्शंस हैं, कोई किसी से कमतर नहीं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी बात को कहता है कि जो सांसद जीत के आएंगे वो अपना नेता चुन लेंगे। हमारे यहाँ कोई बधुआ मजदूरी तो है नहीं कि एक पेज सामने, साहब उसी की जी हजूरी सबको करनी। तो हमारे यहाँ तो सुगंध एकदम फैल रही है, सारे अलग अलग और अलग अलग फूलों की खुशबू है। एक गुलदस्ता है, बागीचे में शहर कीजिए। और आपको एक चीज, दूसरी बात, शरद पवार साहब इस देश के एक बहुत प्रकांड राजनीतिज्ञ हैं। उनके बात का विश्लेषण कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है जी। लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कह सकता हूं कि देखिए, जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उसमें देव एक तरफ और असुर एक तरफ थे, कोई मिड नहीं होता है जी। और अगर कोई मिड बनेगा तो फिर टिकट बांटते समय यह पता चल जाएगा कि वो मिड की भूमिका किधर है, और उसको देखते हुए ही कोई चीज पुख्ता तौर पे कही जा सकती है। जी ठीक, कभी जी अभी के लिए इतने बहुत, फिर दोबारा आएंगे। आपने ठीक जगह इशारा कर दिया, अभी रुक जाओ, ठीक जगह इशारा कर दिया। टिकट बांटते, सारा खेल वही है। और हम लोग तो उत्तर प्रदेश में तो कम से कम टिकट एक बार सब लोग बांट लो तो जान ही लेते हैं कि कौन जीत रहा है ना। उतना तो ईश्वर ने समझ दे ही दी, इतने बसंत देख लिए कि पता लग जाता है कौन सा फूल खिलेगा कौन सा नहीं खिलेगा। सैफ खान साहब, एक बात नहीं समझ में आ रही, कांग्रेस ने, मैंने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से बात की, बोले अरे छोड़ो भाई पंडित जी, कहाँ आप भी, मतलब कोई बोलने की स्थिति में नहीं है, पता नहीं क्या संकोच है। मैंने पूछा आपने जितने बसपा से आए थे छोटे बड़े सब किनारे कर दिए, सबको स्टोर बंद कर दिया, चाबी खुद ले गए। खावरी दलित चेहरा थे कल तक, उनको भी हटा दिया, बोले तुम भी बाहर निकलो। नसीमुद्दीन, बड़ा नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति का, जो स्थिति शिवपाल यादव की थी सपा में, वो स्थिति मायावती की सरकार में नसीमुद्दीन की होती थी, उससे कम थोड़ी ना होती थी। उनको भी विदा कर दिया, बोलो तुम भी घर जाओ, अब तुम्हारे पास कोई पद नहीं। क्या उनका इतना पैसा भी लग गया बेचारों का पूरे व्यवस्था बनाने में कांग्रेस दफ्तर में, खैर उनको विदा कर दिया। नकुल दुबे को भी विदा कर दिया। ये संयोग है कि कोई प्रयोग है सैफ खान साहब? क्योंकि बात हजम नहीं हो रही। सारे पूर्व बसपाइयों को लाठी लेके हाँक दिया आपने, कोई मैसेज था किसी तरफ से कि पहले इन सबको हटाओ, उसके बाद बात होगी, ऐसा कुछ है क्या सैफ खान साहब? भैया म्यूट अनम्यूट का कुछ चक्कर है, आवाज नहीं आ रही, देखो जी।
मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज पहुंची होगी आपके पास। जी 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 जी। देखिए अमिताभ जी, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए बसपा अपने आप एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, ठीक है। तो आज अगर वो शामिल नहीं होना चाहती ना एनडीए में और ना जो है इंडिया में, तो वो उनकी अपनी राय है। और आपने अभी तक के जो 9 साल के ड्यूरेशन आपने भारतीय जनता पार्टी का देखा होगा, आप मुझे ये भी गिनवा सकते हैं या देशवासी जो देख रहे हैं वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कितनी मर्तबा जो है बीएसपी की तरफ से या बहन मायावती की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की आलोचना हुई। भली कितनी करप्शन की रिपोर्टें जो है निकल के आई, चाहे वो अडानी के सामने, अडानी के मामले में हो, पुलवामा के मामले में हो, सीएजी की अभी क्या की रिपोर्ट की मामले में हो, या आरबीआई ने जो अभी जो आंकड़े सामने रखे, है कि नहीं। तो ये, और बल्कि आप ये समझिए कि वोट शेयर अगर बसपा, सुनिए, गलत संदेश पारित रुक मत जाइए, करिएगा। रुक जाइए, घबराइए मत। देखिए राजभर भी यही कह रहे थे आपसे। नहीं साहब, राजभर नहीं, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे। नसीमुद्दीन, ब्रजलाल खावरी, नकुल दुबे, 3 बड़े चेहरे थे। एक प्रदेश का अध्यक्ष था, 2 रीजनल प्रेसिडेंट्स थे आपके, और मीडिया के चेयरमैन थे। उन तीनों को आपने नाव से उतार दिया, बोले अब तुम नदी में पैदल चलो। ये संयोग है, प्रयोग है, ये समझना अच्छा लग रहे थे। अनुरोध करूंगा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो ओपनिंग है उसमें जो है कोई जो है बीच में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि अगर वो इंटरफेयर करेंगे तो मैं मेक श्योर करूंगा कि वो अगली बाइट में जो अगर वो बोलते हैं तो मैं उनको पूरा कंप्लीट बात ना कर दे। ये भी मैं श्योरिटी आपके चैनल पे ही दे रहा हूँ। ठीक है भैया, बोलो। दूसरी चीज जो आपने सवाल पूछा था इन सब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का, तो हमने उनको काफी महत्वपूर्ण जो है पद पहले भी दिए हैं। उनको स्टार प्रचारक एमपी का स्टार कैंपेनर बनाया था, और अब उनको आगे चल के दूसरे पद जो है, क्योंकि पार्टी में हम सबके सब जो है वर्कर्स हैं, सबको अलग अलग पद मिलते रहते हैं, अलग अलग जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि और अच्छी पद मिलकर उनको और गंभीरता से दूसरे कैंपेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दी जाएगी। जी ठीक है शेफ खान साहब। ब्रजलाल खावरी से हमने पूछा था भाई आपको क्यों हटा दिया, तो उन्होंने कहा कि मसला ये है भाई साहब कि हमने पार्टी के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा था, लूट खसोट, उसके खिलाफ जांच शुरू की, तो ये सब लोग नाराज हो गए, कुछ लोग तो ऐसी स्थिति हो गई। ठीक, नसीम भाई का भी मिजाज बिगड़ा हुआ है, सब कुछ लिटा के होश में आए तो क्या आए। नकुल दुबे को भी किनारे कर दिया। कल तक ही आपके दूल्हा थे सब तीनों, आज इन्हें बारात में भी नहीं रखा, बोले भगाओ। कुछ तो कारण होगा, इतनी सरल राजनीति नहीं होती मेरे भाई, कोई कारण होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, चाहे राहुल गांधी कहें चाहे मायावती जी कहें, तुलसी का पत्ता हाथ में रख के और गंगा जल, फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं। कोई ना कोई कारण है इस घटनाक्रम के पीछे। अरे एक हटा दिया जाता, मैं संयोग मान लेता। सारे एक्स बसपाई भगा दिए, जो लोग मायावती जी को अवॉइड कर सकते थे कांग्रेस में, वो सब हटा दिए मंच से। लड़ा उनको, कोई तो वजह होगी मेरे दोस्त। अब लोकसभा नहीं, अब रुकना, लोकसभा तक हम सिद्धांतों पर चर्चा नहीं करने वाले, हम खांटी राजनीति पर चर्चा करेंगे। खांटी राजनीति, 100% सियासत, क्या बाकी कुछ नहीं। और एक बात कपीश भाई ने कही कि हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, सब बन सकते हैं और कोई ऐसा नहीं कि एक की सब गुलामी करें। एक टिप्पणी करके मैं अशोक पांडे के पास चलूंगा। 4 बार संभवतः समाजवादी पार्टी के पास चीफ मिनिस्टरशिप गई उत्तर प्रदेश में, क्या एक ही व्यक्ति के पास वो चीफ मिनिस्टरशिप रही 3 बार, और चौथी बार उसके पुत्र के पास गई। ठीक, लोकतंत्र हमको मालूम है किसके पास कितना है और कैसा है, ये इतिहास में लिखा, ये न मेरे कहने से बदल जाएगा न कपीश के कहने से बदलेगा। ठीक, अशोक पांडे जी, गुलामी का आलम वहां भी है, वहां आजम तो नहीं बन गए चीफ मिनिस्टर, ना रामचंद्र दास बन गए थे, ना माता प्रसाद बन गए ना। जब सरकार बनी तो मुलायम सिंह जी बने या बाद में अखिलेश जी बने, नेता कम थे नहीं ना। वहां तो शिवपाल राम गोपाल भी नहीं बने। दूसरे, इसलिए इस चीज को समझना होगा, ये चीज इतनी सरल नहीं है जिसको स्वीपिंग रिमार्क्स में कह दिया जाए कि हमारे यहाँ गुलदस्ता कहीं नहीं मेरे दोस्त, गोभी का फूल सबके पास है। ठीक, झंडा हमारे चलेगा, इसलिए ऐसे मत बोलो गुलदस्ता किसके पास है राजनीति में। बसपा की सरकार आएगी तो सुरेश जी बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर, क्या गजब करते हो यार। नहीं,
गुलदस्ता उलदस्ता ये सब झूठी बातें होती मन बहलाने के लिए, इसका होता कुछ नहीं। अशोक पांडे जी, अच्छा बाकी भाजपा में कम से कम ये पता नहीं कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा जब बदलाव आएगा। माया बसपा में तय है का सपा में तय है? नहीं, वहां तो तय है, ढूंढना ही नहीं, चर्चा ही नहीं करनी, तय है। खैर अशोक पांडे जी, एक बात जो बार बार कही जाती है कि मायावती जी की पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का अगर फैसला करती है तो ये भाजपा को लाभ देने की कोशिश है। मैं ये नहीं समझ पा रहा, जरा समझाइए। सब लोग आपको घर लड्डू क्यों भेजने लगते हैं ऐसा, जब जैसे मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है? देखिए आपको बता दें कि ये नहीं, कोई तो वजह होगी, अब ये मत कहिए कि हमें पता नहीं क्यों बोलते हैं ऐसा, कुछ तो वजह होगी। देखिए एक इन लोगों आशा है, जैसे आपने कर दिया कि बहन वो के दीदी के रिजिम में अगर पंचायत के चुनाव में भयंकर हिंसा हुई है, ये बोलेंगे कि ये अमिताभ जी को गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है। इन लोगों की एक भाषा है, जो इनके साथ नहीं गया, जो इन चोरों की बारात में शामिल नहीं हुआ, उनको बोलेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। ये शिवपाल जी के लिए भी बोलते थे, आपको याद होगा, बोलते दो थे। बात शिवपाल जी के लिए कहे कि शिवपाल जी भाजपा के एजेंट हैं। ये दुर्भाग्यजनक है, अपने चाचा को भाजपा के एजेंट बता रहे थे, दुर्भाग्यजनक है। और अभी हमने सुना ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हैं अखिलेश जी, बड़ी हंसी आती। एक दिन बोल रहे थे कहीं आलू है, प्याज है, लहसुन है, भंटा है, अगर युवा चाहिए तो हम हैं, महिला चाहिए तो ये है, भ्रष्टाचारी चाहिए तो ये है। ये प्रधानमंत्रियों को बेचने का काम कर रहे थे, बड़ी हंसी आ रही थी। और लोकतंत्र की बात करते हैं, वारे लोकतंत्र एक परिवार का तंत्र है। शैफई कांग्रेस पार्टी है, एक बेटा, एक माई, एक बेटी, एक घर जवाई, यही है कांग्रेस आई। कहां से लोकतंत्र है? लोकतंत्र अकेले भारतीय जनता पार्टी में है। जो आपने कहा कि कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये तय करते बाद में तय होता है। भाई एक बात नहीं समझ में आई, आगे अशोक जी बाकी सब बात तो ठीक है, लेकिन मैं मूल सवाल मेरा दूसरा था। मैं समझना ही चाह रहा था कि बसपा जब ये बोलती कि हम अकेले लड़ेंगे तो आपका सेंसेक्स एकदम हाई क्यों चला जाता शेयर बाजार में? कल लोग कहते गुरु भाजपा पैसा लगा दो, भाजपा जीत रही है, ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई तो गणित होगी, क्या है? कुछ हमें इनलाइटन करो। जो सपना था जी, काशी राम जी के सपनों को साकार हमने किया। हमने शौचालय दिया, हमने योजना दी, हमने उन लोगों को मकान दिया, दलित बंधुओं को, जिसका परिणाम हमें मिला भी। आज मायावती जी एक एमएलए हैं मायावती जी के पास, बाकी भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित भाई हैं। निश्चित तौर पे ये इन लोगों की एक भाषा है, हम भाषा पे जाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं ना जो बहन जी को बुआ कहते हैं और सर्किट हाउस में निपटाते बचे। अगर भाजपा न रही होती तो पता नहीं बहन जी आज गठबंधन करती, अलग होती, या बहन जी रहती कि न रहती। तो इसलिए इन लोगों की एक भाषा है कि जब बहन जी कहेंगी कि हम अकेले लड़ेंगे, कोई कह दे इसमें से आज इनके इंडिया जो इंड हो रहा है, अगर नीतीश कुमार कह दे हम अकेले लड़ेंगे तो बताएंगे भाजपा के एजेंट है। अखिलेश अकेले नहीं। अच्छा एक बात बताइए, एक बात पांडे जी, एक मिनट से सरल बात करो जिसमें तनाव नहीं हो। अच्छा शरद पवार जी तो दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे, तब उनका क्या करेंगे? कि शरद पवार जी की राजनीति का अपना अलग, वो आपके यहाँ समोसा खा रहे, इनके यहाँ जलेबी खा रहे, नहीं कभी उन पर भी आरोप लगाता, दोनों तरफ पहुंच ले रहे हैं। जब उनके भतीजे आए थे तो उनके ऊपर भी कई लोग लगाने लगे थे कि शरद पवार भी लगता है धीरे धीरे अभी भतीजे भेजे खुदे चले जाएंगे भाजपा में। ये तो आरोप लगाने वाले हैं, इसी तरह का अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। हम लोग तो सबका विकास वाले हैं और हम निश्चित तौर पे जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक पांडे जी, चुनाव तक एक मिनट भाई देखो, आरोप तो लगते रहते हैं। ऐसे मैं अभी सुरेश जी के पास जाऊंगा। आरोप तो लगते रहते हैं। मुझे याद है जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो शिवपाल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, क्या वो चिट्ठी रखी होगी मेरे पास कहीं फाइल में? क्या ये नहीं बोले थे, चिट्ठी दस्तखत करके जिसमें उन्होंने राम गोपाल जी के लिए कहा था कि ये भाजपा के एजेंट है क्या? बिल्कुल।
अब बताइए, ये भाजपा ना हो गई, आपत हो गई, ओबीसी से लेके जितने हैं सबको क्या समझ सुरेश जी, अच्छा आप लोगों को कैसा लगता है जब सब लोग ये बताते हैं? अरे सवाल तो सुन लो, सवाल नहीं सुना आप मिशन पे बोलने लगोगे। मैं पूछ रहा हूं, मिशन का मामला अभी चुनाव तक अपन बंद रखेंगे, अभी टिकट का मामला खोले रखेंगे, क्योंकि अब तो टिकट पे काम होना है। खटाई मिठाई जो कुछ मिलनी दिल्ली टिकट पे है, रसीद किधर है? इमरान को जो निकाल दिया रसीद बुक के चक्कर में, अभी इस पे बात करेंगे। पर मैं समझना ये चाह रहा हूं सुरेश जी, सारे लोग बसपा को भाजपा की बी टीम ना भी कहो तो भाजपा का राजनीतिक लाभ कैसे हो ऐसा इंश्योर करने वाली पार्टी क्यों कहते हैं? आपको क्या लगता है इसके पीछे? देखिए पार्टी बसपा की, एक मिनट सूरज जी एक बात और कहता हूं, बसपा की कोई आइडियोलॉजी नहीं, कागज पे कुछ लिख लो आइडियोलॉजी को। बसपा देश में मौजूद सारी बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुकी उत्तर प्रदेश में, क्या इसलिए आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, ये सब फर्जी बातें सबके साथ। वो जतेंद्र अरे भाई हमको बताओगे महाराज, कांग्रेस के साथ कर चुकी, भाजपा के साथ कर चुकी, मुलायम सिंह के साथ कर चुकी। देखिएगा आज ये आइडियोलॉजिकली तो नहीं हो पा रहा है समझौता, जो गठबंधन हो रहा है ये उसी आधार पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबको परख करके देख रखा है। हमने 96 में कांग्रेस को भी परखा था, उसके बाद में सपा को भी परखा है, लेकिन मैं आपको एक बात के सपा को आपने फिर दोबारा क्यों परखा? जब एक बार परख लिया था गेस्ट हाउस कांड में, फिर दोबारा क्यों परखा था? नहीं सुनिएगा, हालात और मैंने तब कहा है, चैनल्स पर कहा है कि माननीय बहन जी ने जब बाप ने यदि कोई गुनाह किया है, बाप ने गुनाह किया है तो बेटे को सजा नहीं देनी चाहिए थी। उस दौरान भी मेरे से सवाल हुए थे, और हालात और ख्यालात बदलते। मैं समझ गया। आप बसपा कल ये भी कह सकती है कि अखिलेश यादव से नाराजगी है, लेकिन कपिल श्रीवास्तव हमको अच्छे लगते हैं इसलिए सपा से गठबंधन करेंगे, ये भी बोल सकती है। सर अमिताभ जी सुनिएगा, ये जो अभी आपने दो तीनों का दल बदलुओं का जिक्र किया, तो वो तो शेक्सपियर भी कह गए कि जब किसी की धोखा देने वाली धोखेबाज पहचान बन गई हो तो उन पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, वो पुनः धोखा देंगे। तो ये काम तो ठीक किया है, और हमारे यहाँ तो अच्छा इमरान मसूद आपने क्यों हटा दिए? एक मिनट में रुको ना सुरेश जी, आपने इमरान मसूद को क्यों निपटा दिया? वो कह रहे 5 करोड़ रुपया मांगे थे बहन जी। सवाल एक मिनट अभी रुकिए, सवाल सुनिए। इमरान मसूद ने कहा मायावती ने 5 करोड़ रुपया मांगे थे, कहा था ये रसीद बुक ले जाओ, इनमें नाम भर लाना और 5 करोड़ जमा करा दो। बोले हमने कहा भाई वोट है नोट नहीं है। बोले ये झंझट है। सुरेश जी 5 करोड़ तो ज्यादा है भाई। नहीं, हटाने के बाद ही आरोप लगते हैं। जब ये इमरान मसूद आए थे और हम लोगों ने बिल्कुल मतलब पलकों पर लिया इनको, तब कहाँ था वो 5 करोड़ के जाने के बाद ही हर कोई आरोप लगता है। पहले कहना चाहिए कि माननीय बहन जी सुरेश जी एक मिनट सुरेश जी अरे आज का विषय समझ लो भैया, सब काम सब जरूरी। एक बात बताओ, ये आज के डिजिटल युग में समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है और देश में 175 पार्टी है, क्या ये रसीद बुक का झंझट नसीमुद्दीन से लेके और इमरान मसूद तक आप ही क्या क्यों होता कलेश? ये क्या खेल क्या है रसीद बुक का? और किसी पार्टी में मैंने नहीं सुना, नेता आते जाते हैं लेकिन रसीद बुक का लफड़ा नहीं सुना। नसीमुद्दीन और मायावती का जो ऑडियो जब वायरल हुआ था उसमें भी यही था कि भाई तू रसीदें ले गया, वो उसके पैसा बराबर नहीं आए और वो हिसाब बराबर नहीं मिलाया गया। ये झंझट क्या है, क्या खेल है? हम लोग मतलब कोई पूंजीपतियों का तो दल हमारा है नहीं। हम यदि सहयोग राशि मांगते हैं तो हम तो उसमें भी यकीन देते हैं जी। बगैर आर्थिक बल के कोई राजनीतिक दल चल सकता है क्या? धन बल के बगैर कोई राजनीतिक दल नहीं चलता। और ये जो बढ़िया बनना है, क्या बीजेपी वालों के पास कैपिटलिस्ट नहीं है? क्या कांग्रेसियों के पास बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ नहीं है? अगर धन्ना सेठ नहीं है इस देश में तो बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से हमारे सारे फैसले होते थे जब सरकार चलाई। आप लोगों को पूर्णतः याद है। सुरेश जी अब रुक जाओ भैया, अब रुक जाओ।
जी। खैर पहले ठीक आगे बात आपकी, अब रुक जाओ। एक बात तो ये कि आज के दौर में ये जो रसीद वाला काम है ना, मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे, यहाँ माने न माने, उसमें क्या होता है, जिसको कोटा दिया जाता है वो अपने घर में 4 लड़के बैठाल देता है, वो वोटर लिस्ट लेके फर्जी नाम भर देते हैं और पैसा अपनी जेब से जमा करा देता है। क्या 200 रुपया, थोड़ा गणित बता दूं फिर आ रहा हूं, ये गणित देश के लिए जानना है। 200 रुपया सदस्यता का है शुल्क का। एक आदमी अगर सिर्फ जाए बसपा में और कहे हमको एमएलए के चुनाव लड़ना है, मान लो किसी जगह से, तो वो कहेंगे भाई 75,000 गुणे 200, क्या 1.5 करोड़ रुपया जमा कराओ, उतने मूल्य की रसीद ले जाओ अपने घर रखना जाके। क्या एमपी का लड़ना है तो 1.5 करोड़ गुणे 5, क्या ये खेल गंभीर है सुरेश जी, इसको समझना पड़ेगा, इसलिए लफड़ा फंसता बार बार, बाकी जगह ऐसा लफड़ा नहीं। खैर सैफ खान साहब, अगर हम उत्तर प्रदेश पर अपने को थोड़ा देर के लिए कन्फाइंड करें, है ना, और अडानी अंबानी का झंझट अभी छोड़ दें कुछ देर के लिए, ठीक ना, क्योंकि चुनाव तो अब तो चुनाव सिर पे आ गया, अब भाषण से अरे रुको भाई सुरेश जी, रुको ना, आप हर नए आदमी को 75,000 का टारगेट दे देते हो, कब 1.5 करोड़ लिया, मुश्किल तो यही है। अरे अब जीतने की गारंटी नहीं, पैसा कहां, आप रेट वही लगाए हुए हो जो जब आप आदमी को एमएलए बनाने की हैसियत में थे, तब जो रेट आपने खोला था वही रेट आज भी लगाए हुए हो, जब एमएलए जीता एक, वो भी उमाशंकर। अरे रेट तो नीचे करो भाई, गजब करते हो, इसीलिए तो लड़ाई है। ये दोषारोपण वही लोग करते हैं जिनके पास ना कोई कार्यकर्ता है, ठीक है सुरेश जी, केवल मात्र ये अरे देख रुको करके भाई, चले आए। अरे रुक जाओ दादा, रुक जाओ, ठीक है। सैफ खान साहब, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 12-13% वोट बसपा के पास है, ठीक, और 12-13% वोट जीत और हार अपनी नहीं दूसरे की तय करने में बड़ा रोल निभाता है, नहीं इससे तो जो इनकार करेगा मैं मान लूंगा उसकी राजनीतिक समझ नहीं, फिर नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और कि 12-13 वोट परसेंटेज जो है वो बिल्कुल एक अहमियत रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और यहां तक कि ओम राजभर भी यही कह रहे थे कि अगर बसपा, सपा, आरएलडी और कांग्रेस एक साथ आते तो मैं इन सब इंडिया के साथ जो है शामिल होना चाहूंगा, क्योंकि इनकी टोटल वोट शेयर 65% के करीब हो जाए, यानी भारतीय जनता पार्टी का नी से सफाया, केंद्र से तो हो गई, नी से ही सफाया हो जाए, ये भी शोर शोर। मगर अभी आपके चैनल पे क्योंकि वोट शेयर की बात हो रही है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, काशीराम जी की बात की, अंबेडकर साहब की एससी और एसटी के जो दुख बता रहे थे, साहब स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देख के तो कुछ जानकारी रख के तो कुछ बात करते हैं। अमिताभ जी आपके चैनल पे बात करें और हवा में बात करिए, मुझे नहीं लगता कि सही होगा। 33% स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है 33% दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ चुका है, 27% उनके महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ चुका है, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स कहता है मोस्ट केसेस जो है वो दलित महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर्ड है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी खुद की गवर्नमेंट की सूचियां कह रही हैं। और अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं कि हमने एससी और एसटी की जहां ये 12 या 13% की आप ये बात कर रहे हैं, तो हम तो पहले से जो है रिजर्वेशन लेके आए थे इनको हक देने के लिए एससी और एसटी को, और आज भी तेलंगाना में एससी और एसटी के लिए 12 ऐसे मूल मुद्दे लेके आए हैं जिससे एससी और एसटी के लोगों को जो अधिकार मिल सके। अब रुक जाओ बाबू, ये एनसीआरबी के आंकड़े और हमने आरक्षण दिया, हम आजादी लेके आए, इन सब बातों के बोलने के बाद 2% वोट बचा मालिक। ये कोई नई बात है जो आप बोल रहे हो, ये तो समझो। अमिताभ जी 2000 शरीर में खून नहीं बचा, आप कह रहे हो कुश्ती लड़ेंगे, ये तो समझो। पहले खाओ पियो तो मजबूत बने शरीर। ये एनसीआरबी के आंकड़े चुनाव होगा क्या दोस्त? 2% वोट पर कहां लड़ोगे, किससे लड़ोगे, ये बताओ। कहां लड़ोगे और किससे लड़ोगे और क्या लड़ोगे, ये भी तो सोचो मित्र। नहीं, इसीलिए सपाई कह रहे हैं कि भाई यहां तो हमारा गठबंधन है, हम लीडर हैं, साइकिल के पीछे बैठो जिसको बैठना है, क्या डंडे पे नहीं, पीछे। उनकी बात ठीक भी है, 37% वोट के मालिक तो हैं। अब मिले ना मिले, लेकिन लास्ट इलेक्शन में उनके पास 37% वोट था।
इस बात को देखिए कपिश बाबू, 2022 का और उससे पहले 17 वाला चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव में बसपा के उम्मीदवारों का जो टेक्टिकल मूव होता है, रणनीतिक पैतरा, उसका सबसे ज्यादा नुकसान सपा ने उठाया। 17 में तो बहुत ही ज्यादा उठाया। करीब 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा और सपा के दोनों के एक ही धर्म के उम्मीदवार थे। क्या उसका नतीजा ये हुआ, सब सीटें भाजपा जीत गई। तो बाकी तो भाषण है, लेकिन ये तो सच्चाई है नहीं। बसपा सबसे ज्यादा मारक इफेक्ट आपकी संभावनाओं पर डालती है। कपिश जी, देखिए, सबसे पहली चीज, अभी आपने अपने बयान के अंदर ये बात रख दी कि जब आप का जो कैंडिडेट है उसके उसी के धर्म जाति का कैंडिडेट कोई पार्टी उतारती है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप हारो वहां पर, क्योंकि हम जीतने के तो आसार पे है नहीं, भारी अंतर है। तो हराने के लिए तो कुछ दल प्रमुख हो ही जाते हैं अगर इस तरीके से टिकट बंटता है। मैंने आपको बार बार कहा, यह देवासुर संग्राम है देश बचाने की। आप हंसेंगे इस बात को सोच के कि कॉन्स्टिट्यूशन, अरे आप खुद बताइए ना कि प्रधानमंत्री के सलाहकार कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बदल देना चाहिए। आरक्षण समाप्त करने के लिए अगर वो कोई क्लाज नहीं ला पा रहे हैं, कोई संशोधन नहीं करा रहे हैं, तो कम से कम सरकारी संस्थान ही बेच दे रहे हैं कि आज ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो दूसरे तरीके से आरक्षण बदल रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि आप साफ देखिए क्या चीजें हैं। संभावनाएं राजनीति में बहुत होती हैं, और मैं आपको इस बात को कह रहा हूं कि 2024 में देवासुर संग्राम है, उसमें सबको अपनी स्थिति तय करनी होगी। अच्छा, देवता कौन है, असुर कौन है कपिल भाई? देवता कौन, असुर कौन, अब बोल ही दो जी। नहीं, इसलिए नहीं बोलेंगे कि ये जनता तय कर दे, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो हमारे में और भारतीय जनता पार्टी में अंतर नहीं होगा। आई लाइक इट, ये अच्छी बात है, ये संयम रहना चाहिए। अगर चुनाव है तो जनादेश पर छोड़िए चीजें, ठीक बात कही। जनता तय करेगी कि कौन देव है कौन असुर है। अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है। देवासुर संग्राम है, इसमें बीच तटस्थ कोई नहीं हो सकता। और दिनकर जी ने भी कहा था, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। बिल्कुल। अशोक जी, देवासुर संग्राम, देवता कौन है असुर कौन है, ये पहले से बताओ। और अगर देवासुर संग्राम है तो फिर तटस्थ का खेल क्या है? या जैसे कुछ लोग कहते हैं, अब केवल ओवैसी और मायावती जी नहीं, कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि पवार साहब और अरविंद केजरीवाल साहब, क्या ये भी 50-50 पे खेल रहे हैं? क्या आपकी लीला न्यारी है? आपसे मतलब आपकी पार्टी की नहीं? देखिए, आपको बता दें कि हमने तो सबका साथ सबका विकास किया है। आपने ज्यादा कर दिया सबका साथ भाई। अब लोग करें, आप केजरीवाल जी पर भी यही डाल दिए सबका साथ, पवार साहब पर भी डाल दिए, तो कांग्रेस भरोसा नहीं कर पा रही है कि ये कब तक हमारे साथ रहेंगे। 70 सालों में जिस पार्टी ने शासन किया, अंतिम आदमी को शौचालय नहीं दे पाए, इज्जत घर, वो लोग भी दलितों की बात कर रहे हैं, हंसी आती है। घर नहीं दिया। पॉवर्टी लाइन का जानते हैं कितने लोग चले गए? अरे उनकी बात आ जाए, देखो वो नहीं बोले थे, सिर्फ नहीं, वो नहीं बोले थे आपकी विकास की बात कर रहे हैं। अभी के बाद अशोक पांडे जी समझ में नहीं आती मुझे जो है आपके चैनल पे बैठ के। सबसे खराब कि ये बार बार कह रहे हैं कि पांडे जी पांडे जी खड़गे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं बीएचयू में। खड़गे की डिग्री, अशोक पांडे की डिग्री ज्यादा है खड़गे से। इसलिए फिलहाल हमको ये मत कहा करें कि कितना पढ़े हैं, हमको जानते हैं अमिताभ भाई। दूसरी बात, जो लोग 70 वर्षों में शौचालय, इज्जत घर नहीं दे पाए, इन गरीबों के लिए मकान नहीं दे पाए, दलितों के लिए अन्न नहीं दे पाए, वो आज बात कर रहे हैं। ये इनका तो दगे हुए कारतूस है ये लोग। और हमने सबका साथ सबका कहा, दलित ये असुर कौन है, जनता ने तय कर दिया है। अखिलेश जी जालीदार टोपी लगाते हैं तो बताते हैं कि मैं मुसलमान हूँ कट्टर, और स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं तो कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ। अभी डिम्पल जी ने भी कहा कि हम कट्टर सनातनी हिंदू हैं। और जिसके पिता ने, ससुर ने सलजू की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया,
वो भी अब तो आपने क्यों आखिर उनको पुरस्कार दिया? आपने उनको पुरस्कार क्यों दिया? ये तो दोगली नीति है पांडे जी आपकी। एक तरफ लाल करने वालों को आप जो है सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं, पद्म विभूषण दे रहे हैं, और शर्म नाम की चीज बची नहीं है आपकी राजनीति में। अरे धोती खुल गई है भारतीय जनता पार्टी की कि नेताजी एक अच्छे नेता थे जिन्होंने सरयू की धरती को लाल नहीं किया था, बल्कि आपके नेताओं को पीला कर दिया था, इसलिए आपको मजबूरी में देना पड़ा। इस बात को स्वीकार कीजिए। दो में से एक बात हो सकती है, अगर उन्होंने इस तरह का काम किया था तो क्या अपने कार्यसेवकों के लिए इनाम दिया है? क्या इनाम दिया है? शर्म हया घोल के पी गई है भारतीय जनता पार्टी। देवताओं के उसको बताइए, शर्म हया सब घोल के पी गए क्या? एक जने की पार्टी मत बोलिए, पूछ रही क्या है राम सिंह जी को सम्मान क्यों दिया आपने? वो भी चले ठीक है अशोक जी, अभी रुकिए, कपिल जी रुकिए, मैं सुरेश जी के पास चलता हूं। लेकिन हाँ, एक सवाल है, समाजवादी पार्टी के पास ये तर्क जीवन भर रहेगा कि आपने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भारत का द्वितीय वरीयता का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्यों दिया? ये प्रश्न समाजवादी के पार्टी के पास हमेशा रहेगा और जनता की अदालत में यह प्रश्न बार बार उठेगा जब आप ये कहोगे कि मुलायम सिंह ने सरयू के रक्त के जल को कार सेवकों के रक्त से लाल कर दिया। तब काउंटर ये आएगा कि आपने कार सेवकों के रक्त से सरयू को लाल करने के कार्य के एवज में पुरस्कार दिया था क्या, पद्म विभूषण? ये सवाल हमेशा उठेगा। कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं जो आप उनको कितना भी झाड़ना चाहो वो झड़ती नहीं उम्र भर। कांग्रेस के सर से इमरजेंसी का पाप कभी नहीं उतर सकता। ये गंगा में खड़े हो जाएं, टांगे ऊपर और सिर नीचे कर ले तब भी नहीं उतरेगा। ये कुछ कर लें क्या, 100 दफे माफी मांग ले, 84 का भूत कांग्रेस के सर से नहीं उतरेगा। मेरी बात लिख लो। राहुल गांधी संभाले कांग्रेस, चाहे प्रियंका गांधी, चाहे प्रियंका जी का बेटा। वैसे ही मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण का, मैं ये नहीं कह रहा दिया अच्छा किया गलत किया, मैं नॉन कमिटल हूं, लेकिन पांडे जी ये प्रश्न कोठारी बंधु की मां तो पूछेगी, उसका पिता तो पूछेगा ना, जिन्होंने उस दिन अपने रक्त से अयोध्या की पावन भूमि का तिलक किया था। वो लोग नहीं पूछेंगे? ये प्रश्न तो है और ये प्रश्न हमेशा रहेगा। ये आइडियोलॉजी से जुड़ने वाला प्रश्न है, ये खत्म नहीं होगा। सुरेश जी भाई, आपने, बहन जी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे अकेले। लोकसभा को छोड़ भी दे तो इन तीनों राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का मतलब है कांग्रेस की लंका लगाने का पूरा कार्यक्रम बना लिया। मैं थोड़ा सरल भाषा में बोल दे रहा हूं क्या, क्योंकि यही घोषणा आदरणीय, परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी कर रखी है क्या, कि इन तीनों राज्यों में मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा क्या। इसका मतलब कांग्रेस का एक कांग्रेस के कुर्ते का एक कोना केजरीवाल खींच के ले जाएंगे। एक बहन जी, सुरेश जी। जी सर जी। जी हेलो जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मुझे एक बार दोबारा वो जो आपका प्रश्न है तो मैं जवाब देता हूँ। मैं पूछिए, तो ठीक सुन, रुक जा, कनेक्टिविटी में गड़बड़। अरे रुको तो भाई, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बसपा ने कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे राज्य विधानसभा का, और यही बात केजरीवाल भी कह चुके। क्या इन दोनों का अर्थ ये नहीं है, व्यवहारिक अर्थ, कि कांग्रेस के दोनों लोग मिलकर वोट काटेंगे? नहीं, देखिएगा, हमें दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश पर भी सांसद रहे हैं, हमारे पंजाब पर भी रहे हैं, हमारे हरियाणा पर भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश हमारा मूल है, और जगह पर भी हमारे विधायक और वो सारे चीज रहे हैं। तो अमिताभ जी, हमारा किसी से क्या लेना देना है?
हम लोग अपनी ताकत के बलबूते पर लगे हैं और फिर समझौता भी करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जब इनके दिलो दिमाग में ये बात है कि बसपा के बगैर बीजेपी का मुकाबला नहीं हो सकता, तो फिर कहीं ना कहीं पूरा दिल खोल करके अगर माननीय बहन जी को ये बात करें, मेरा अपना विचार है जी। तो देखिएगा प्राकृतिक व्यवस्था के नियम है। अच्छा, अभी दिल पूरा नहीं खोला, अभी दिल कम खोला है जी, अभी दिल कम खोला है। अरे सर अमिताभ जी, आप जान रहे हो ये कहाँ इतने बढ़िया लोग हैं। आप अगर मान लीजिए हम लोग अगर किराए की अगर वो लेते, मैं मानवर कांशीराम साहब वाली बात याद दिलवाता हूँ, जब बीजेपी ने हमको, उन्होंने देवगौड़ा और इन लोगों ने कहा था कि 4 आपको वो देते हैं हम मिनिस्ट्री, साहब ने कहा था ना ना ना, उधार की नहीं चाहिए। और ये जब 96 में हमने कांग्रेस से करके देख रखा है, सपा से करके देख रखा है, तो इनसे तो कहीं ज्यादा हमारा एक बिल्कुल स्टेबल वोट है। ठीक, आप भी ठीक, मानते हैं, पूरा मीडिया ठीक मानता है भैया, ठीक है। तो, रुकना होगा सुरेश जी, जी। ठीक है भाई। सैफ खान वो कह रहे हैं, बसपा वाले सुरेश जी बहुत पुराने नेता हैं कांशीराम जी के समय के, वो कह रहे हैं कि भाई दिल नहीं पूरा खोला। फिर आप इस वक्त भी दिल नहीं खोलोगे तो चुनाव के बाद खोलोगे? इस वक्त तो ओपन हार्ट सर्जरी करा लो यार, पूरा दिल खोल दो, बाद में सिलवा लेना। नहीं अमिताभ जी, मैं इनका जी कहने का मकसद है कि पूरा दिल नहीं खोला, ये क्या दिल खोलना चाहते हैं? मतलब अगर सीट शेयरिंग के ऊपर बात करना चाहते हैं तो आज आपके चैनल पे ही बात कर देते हैं। कितना दिल खोल के जो है इनको सीट से शेयरिंग की अगर ये बात करना चाहते हैं, इनको कितना दिल वो चाहिए, तो मैं आपके चैनल से ही अनुरोध करता हूं और आपके हमारे जो पैनलिस्ट इस वक्त बसपा के बैठे हैं वो यहाँ पे खुद ही बोलते हैं कि साहब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में कितनी जो सीट शेयरिंग है आपको चाहिए। अगर आप इस दिल की बात कर रहे हैं तो आपके चैनल पे ही बता दीजिए कि जो पिक्चर है वो क्लियर हो सके दर्शकों के साथ। मैंने खान साहब अपने दिल का बात कहा, मैं उस पार्टी का पदाधिकारी हूँ, कार्यकर्ता हूँ मूल, मैं सारी स्थिति जानता हूँ। और मैं आज से नहीं, 1985 से जब से मानवर कांशीराम साहब से बातचीत हुई, उसके बाद हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हमने सरकार की नौकरी की है, लेकिन अपने मिशन मूवमेंट को, जिन बाबा साहब को बदौलत। और जो आप कांग्रेस से हैं, मुझे एक बात बताएगा, 1978 से पहले क्या कोई दलित आपका कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद, MLA कभी चीफ मिनिस्टर बना था क्या? जब हाँ हुल्लड़ हुआ कि भाई शेड्यूल कास्ट का आदमी वो नहीं बन सकता, तब 77-78 में जाकर के पहाड़िया जी को राजस्थान पर बनाया था। तो दलितों के प्रति आपका भी कहाँ रुझान ऐसा है कांग्रेस का भी? नहीं, उनने खड़गे जी को बना दिया, और क्या चाहिए भाई? क्या घर के बर्तन भाड़े दे दें? अमिताभ जी, सीट शेयरिंग के ऊपर तो आपने रखी नहीं बात। सम्मान बड़ा होता है, घर के बर्तन भाड़े नहीं चाहिए भैया, मान सम्मान तो चाहिए। अच्छा ठीक, एक बार रुक जाओ आसफ भाई, आगे बात अब समझ गए भाई। अब आप क्या चाह रहे हो सुरेश जी? आप ये चाह रहे हो कि राहुल गांधी को भी अपनी पार्टी की सदस्यता की बुकलेट पकड़ाओगे हैं, और खड़गे जी को भी बोले ले जाओ रसीदें कटवा के लाना? अगर वो ऐसा तो ना करो प्रभु। लेकिन हम इमरान मसूद बना दिया क्या उनको भी? ये हमारी साख क्या बचा पाएंगे? ये मेरे राहुल जी को, मैं उनका वकील नहीं हूँ, लेकिन एक भारत का मैं नागरिक तो हूँ जी, बिल्कुल। ये पपुआ ललुआ ऐसा कहलवाने लगे राहुल जी को, तो ये हमारी साख क्या बचा पाएंगे? ये अभी अपनी मजबूती, ठीक, मैं समझ गया। ठीक, अब रुक जाओ सुरेश जी, भाई रुक जाओ। बहन जी की प्रतिष्ठा तो केवल इस देश में भाजपा ने बचाई, उसका पुलिसिया रिकॉर्ड है। मेरे कहने की मत मानो, पुलिस में दर्ज है बयान, मुकदमा में है, क्या हलफनामों में है। तो फिर बात का हम समझ गए। ठीक कहा आपने कि ये क्या सब। अब मैसेज अब ज्यादा मत खोलो, बात आ गई सुरेश जी, अब ज्यादा ना खोलो, बात आ गई। समझने वाले समझ गए कि अब मामला कितना भी दिल खोल ले, अब कुछ नहीं होना। भले ये गाना गाएं आपके लिए, अभिनय करें, कुछ करें, अब आप नहीं पसीजोगे। मैं समझ गया। कपिल जी, भाई बहन जी, मैंने देखा, मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि मायावती जी के साथ
एक दिक्कत ये है व्यवहारिक कि वो किसी भी संघ अलायंस में अगर जाएंगी क्या, तो कुर्सी सबसे बड़ी फिर उन्हीं की होगी क्या। फिर चाहे खड़गे हो, चाहे पवार हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो क्या। ये एक व्यवहारिक मसला है भाई क्या। उनका अपना रोला चौला है, वो भी पुराने जमींदार हैं, क्या करोगे कबीर जी। अब यहां वैसे ही इतने फूफा हैं ये INDIA में, फूफो कमी है। राहुल गांधी की तो वैसे सांस फूल रही इतने फूफा देख के क्या। जिसे देखो वैसे बैठा करे हम भी फूफा हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या। और अगर मान लो ये बुआ जी आ जाएं क्या, अरे राम राम, तब तो वो खड़गे जी क्या करेंगे कबीर जी। क्योंकि मेरा अपना देखा हुआ है, कहा सुना नहीं सुना मैंने, देखा हुआ है मायावती जी की उपस्थिति में और इनसे पहले इनके गुरु जी कांशीराम जी की उपस्थिति में सबसे बड़ा आसन इन्हीं का होता है क्या। और आप तो 19 में अभी ताजा ताजा देखे हो जी। बावजूद इसके देखिए, हमारे लिए जनता मूल है, और ना होती तो हम तो आज भी कह रहे हैं कि हमने तो बसपा से गठबंधन नहीं तोड़ा। अगर तोड़ा हो तो बताइए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे नेता की। हमने नहीं तोड़ा। हम इसलिए कहते हैं कि देखिए बहन जी चाहे जैसे भी तोड़ी हो, जिन कारणों से तोड़ी हो, वो उनकी अपनी विषय वस्तु है। हमने तो उनको 0 से 10 करके दिया और हम 5 के 5 रह गए। सुरेश जी प्लीज सुरेश जी बात आ जाए भैया, अशोक जी उनकी बात आ जाए जी। जी मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं, देखिए बहन जी दलित और पिछड़ों के हितों की लड़ाई लड़ी है। बसपा भी बनी भी उसी लिए थी। कांशी राम जी की पद चिन्हों पे चलने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन राजनीति में कुछ एक मजबूरियां ऐसी बन पड़ती हैं कि थोड़ा सा आदमी विचारधारा और वो सारी चीजों से हट करके भी दलों को काम करना पड़ता है। अब बहन जी के साथ क्या है क्या नहीं है वो तो सुरेश भाई भी बेहतर बता पाएंगे, वो उनके पार्टी के नेता हैं। हमारे लिए बड़ा अदब है, हम तो हमारा पूरा का पूरा समाजवादी परिवार बुआ जी ही कहता हूं, आज भी कहते, और हम लोग बहुत उनकी इज्जत करते हैं। और इसीलिए करते हैं कि कम से कम वो सांप्रदायिक दल नहीं है जी, वो सोशलिस्ट है, वो पिछड़ों और दलितों की लड़ाई लड़ी है। बाकी किसी चीज की पार्टी की दूसरी पार्टी जो आज हैं वो आप खुद देख ली ना, विपक्षी दलों पे 95% ईडी और CBI लगाई हुई है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत कुछ चीजें हैं। अभी थोड़ा सा करीब आने दीजिए 2024, बहुत सी गुगली दिखाई देगी और जो हमारा NDA है वो वाकई निकम्मा दल अलायंसेस में बदल जाए। ठीक ठीक कपिल जी, मैं अशोक पांडे के पास चलूंगा, लेकिन अशोक जी ने कपिल जी ने अंत में वो ED CBI बात छेड़ दी, तो मैंने अपने दिमाग से कहा कि जरा AI की तरह मैंने कहा कि भाई जरा पता करके बताओ, तो उसने मेरे दिमाग ने उत्तर दिया कि ED CBI इनकम टैक्स किसी का कोई मसला इस दौरान बसपा के खिलाफ नहीं हुआ। ठीक, जो 10-5 लोग हैं बसपा में जो चलाते हैं सिस्टम, उनमें किसी के खिलाफ नहीं हुआ। ये भी एक तथ्य है, तथ्य तो तथ्य है, तो इसका भी कोई मतलब ही होगा। अशोक पांडे जी, अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव लड़ना, उनकी पार्टी का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, मायावती जी का चुनाव लड़ना, क्या अखिलेश जी का भी चुनाव लड़ना, उनने भी मध्य प्रदेश में घोषणा कर दी कि अपने कुछ उम्मीदवारों की। आपके लिए मेरे ख्याल से ये सब इमरती लड्डू बालूशाही जैसे हैं फैसले नहीं? देखिए नहीं आपका भाई ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो बता रहे हैं हमने अंतिम आदमी का विकास किया है अपनी। जब कर दिए आप भी प्रैक्टिकल बात करो महाराज, अब तो चुनाव आ गया, सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, लेकिन अब ये तो टिकट का खेल है नहीं। देखिए मेरा ये मानना है कि वो किसको बता देंगे, किसको ये तो वक्त बताएगा। जनता शिरोधार्य है। निश्चित तौर पे कपिल जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि जनता ही सब कुछ है। ये अलग बात है कि इन्होंने अभी कहा कि हमने बहन जी से हम लोगों ने नाता नहीं तोड़ा है, भाजपा न रही होती तो बहन जी दम तोड़ दी होती गेस्ट हाउस में। ये जनता जानती है, बहन जी भी जानती है। मेरा ये मानना है ऐसी बुआ और बबुआ का संबंध हम लोगों ने देखा है। हमने 2 भाइयों को उत्तर प्रदेश में देखा
2 लड़के भी लड़े थे एक साथ, हमने उनको देख लिया। उसके बाद एक बेटी आई थी, बेटी ही लड़ूंगी, उनको भी हम देख लिए। तो हमें कोई भय नहीं है, कोई लड़े। हमने चूंकि अंतिम आदमी तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने में कामयाब रहे हैं, बूथ स्तर तक को हमने मजबूत करने का काम किया है, इसीलिए कोई लड़े कोई एक हो, इंडिया का अंतिम एक खत्म होगा, इंड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक बात। जो लोग इलेक्शन का के आंकड़ों की जो विधा है समझ लीजिए, उसको सेफोलॉजी कहते हैं। जो सेफोलॉजिस्ट हैं सैफ खान साहब, उन लोगों का मानना ये है कि 5% वोट का खेल है 24 में। क्या 5% रिवर्स स्विंग हो जाएगा अगर, तो कांटे की लड़ाई हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कई बार लोग सोचते होंगे कि अमिताभ जी इतना जोर क्यों देते। ना इंडिया डिसाइड करेगा चुनाव, कपिल जी बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, ना इंडिया डिसाइड करेगा ना एनडीए। क्या नवीन पटनायक की पार्टी, जगन रेड्डी की पार्टी, चंद्रशेखर राव की पार्टी और मायावती जी की पार्टी, ये 4 जो नॉन अलाइन पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस चुनाव में, इनको मिलने वाला वोट किसका वोट काट रहा है, इस बात से 24 के चुनाव का फैसला हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? नहीं तो फिर रिपीट कर दूं। अब ऐसे देख लीजिए कि अगर ये एनडीए में होते तो क्या दृश्य बनता, अगर ये इंडिया में होते तो क्या दृश्य बनता, और ये बीच में खड़े हैं, अकेले लड़ रहे हैं, ये किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इन चारों दलों को मिला लीजिए क्या कबीर भाई, तो देश का एक बड़ा वोट हो जाता है। ये चारों बड़े दल हैं क्या, जिसमें 3 दल तो ऐसे जिनकी सरकार है स्टेट में, रूलिंग पार्टी है, उड़ीसा, तेलंगाना एंड आंध्रा। और मायावती जी का मैंने बताया 6 राज्य ऐसे हैं जहां 1% से लेकर 6% तक वोट है उनके पास। ये लोग तटस्थ हैं तकनीकी तौर पर, व्यवहारिक तौर पर चुनाव में कोई तटस्थ नहीं होता सुरेश जी, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। चुनाव में जिसने पर्चा भर दिया वो किसी को जिताएगा, किसी को हराएगा। पांडे जी गलत तो नहीं कह रहा। चुनाव केवल जीतने के लिए भी नहीं लड़ा जाता है, हराने का भी पेमेंट होता है। क्या सैफ खान साहब, ये आप जैसे लोगों के लिए आश्चर्य हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक सच यही है भारत का। क्या हराने का भी पेमेंट होता है। क्या जनेश्वर जी हमसे कहते थे कि जो बोले नए लोग आते, हम उनसे कहते हैं पहले तो पहचान के लिए लड़ो, फिर हराने के लिए लड़ो किसी को, फिर जीतने के लिए लड़ो। ठीक, यानी हराने का भी एक खेल है, जिसको सरल भाषा में वोट कटुआ कह सकते हैं आप, लेकिन वो थोड़ा डिग्रेडिंग लगता है वोट कटुआ शब्द। ठीक, लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि उत्तर प्रदेश में 13% वाली बसपा को राइट ऑफ कर देते हैं, तो मैं कहूंगा आपकी राजनीतिक समझ में अभी कमी है। क्या सारा इंडिया अलायंस एक तरफ, मुंबई में बैठक करो चाहे जम्मू में करो, लेकिन एटा इटावा फरुखाबाद में जो वोट बसपा का है वो तो आपको नुकसान पहुंचाएगा ना। और एक जो मैंने शुरुआत में बात कही थी, उसको उस पर कांग्रेस भी उसने रिस्पॉन्ड करना ठीक नहीं समझा। हो सकता है गांधी परिवार के 3 चेहरे एक साथ चुनाव लड़ जाएं। मेरे ख्याल से ऐसा कभी नहीं हुआ, अशोक जी को याद हो तो कभी मुझे नहीं पता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के 3 चेहरे एक साथ चुनाव लड़े हो ना, मुझे लगता नहीं हुआ ना। क्योंकि जब जवाहरलाल जी और फिरोज लड़ते थे तो इंदिरा गांधी नहीं लड़ रही थी। क्या तो अगर 3 लोग लड़े हैं, और मान लीजिए हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, सैफ खान साहब सोचिएगा, कपिल जी आप भी, राजनीति तो बड़ी विचित्र है, कौतुक भरी होती है। कांग्रेस इंडिया में रहेगी मान लीजिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, लेकिन ये 3 बड़े चेहरे चुनाव लड़ने आए, तो ये 13-14% वोट वाली बसपा को इनडायरेक्टली अपने लिए सॉफ्ट करने का काम क्यों नहीं कर सकते?
सैफ खान साहब खंडन मत करने लगिएगा उत्साह में आके, क्या हमने होते देखे हैं चीजें, क्या कि यार बाकी छोड़ो, तुम हमें देखो, हमारा तो चुनाव निकलवाओ। और मायावती जी वोट ट्रांसफर का हुनर रखती हैं, क्या तब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी तो भी अखिलेश यादव के सौजन्य से ही लड़ेगी क्या? लेकिन भाजपा और बसपा अगर बिहाइंड द कर्टन मिलके अड़ गए तो आपके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। अमेठी में हुआ क्या? इसीलिए ब्रजलाल खाबरी, नसीमुद्दीन, नकुल दुबे हटा दिए गए। अशोक पांडे जी बड़ी नई बात कह रहा हूं मैं, कहीं नहीं रहा अलायंस हो सकता ना, लेकिन 3 बड़े चेहरों के लिए एग्जेम्पशन हो सकता है उत्तर प्रदेश में। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इस बात पर सोचिएगा जरूर। वो फंसी हुई सीट में अमेठी की पुनरावृत्ति नहीं चाहेगा गांधी परिवार, क्योंकि तब तो महिमा मिटे अपार हो जाता। अमेठी हारने का कितना नुकसान कांग्रेस को हुआ, उसका मोराल रसातल में पहुंच गया। क्या ये संभव नहीं है? बहुत संभव है। मैंने कांशीराम जी के साथ एक पत्रकार के नाते बसपा की कार्यशैली को देखा, सीखा है, समझा है। और गांधी परिवार भी राजा रजवाड़ा है राजनीति का, क्या बोले यार सब छोड़ो, तुम हमारी देखो, हमारी सीट निकलवाओ। नहीं सैफ जी, उसमें कोई ज्वाइंट रैली नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, कानों कान मैसेज हो जाता है क्या कि वोट किधर करना है। क्या ऐसा हो सकता है? और बाकी सीटों पर बहन जी के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के लिए संकट पैदा करेंगे, ये भी तय है, ये भी तय है। क्योंकि मैंने जब इसकी खोज की कि आपने 3 कांग्रेस ने सारे पुराने बसपाई जो बड़े चेहरे थे जिनको आपने अध्यक्ष बनाया था, उन 3 सबको भगा दिया। ये बिना गांधी परिवार के तो संभव नहीं। तो कोई डील तो हुई होगी नहीं। मैं कहां कह रहा हूं कि वो सीताफल की आइसक्रीम एक बार गई थी तो 19 में अलायंस हो गया था सपा बसपा का। सैफ खान साहब, हो सकता है इस बार अंजीर की बर्फी किसी ने किसी के घर भेजी हो क्या, और बात बन जाए। बड़ा बड़ा मसला है। अब ये पता करिएगा कि सीताफल की आइसक्रीम कौन किसके यहां ले गया था, क्या उसी ने ये डील कराई थी सपा और बसपा के बीच में। तभी मैं जान भी पाया कि सीताफल की भी आइसक्रीम बनती है। नहीं, मैं तो उससे पहले जानता ही नहीं था कि आइसक्रीम, पांडे जी कद्दू की आइसक्रीम, बताओ, हम तो सब्जी जानते थे। उसने डील करा दी, सपा बसपा का अलायंस हो गया। इस बार अंजीर की बर्फी की चर्चा सुन रहा हूं, और ये सुन रहा हूं कि मायावती जी कांग्रेस के एक बड़े महिला चेहरे के साथ संपर्क में है, या वो दोनों आपस में संपर्क में है, ऐसा भी लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या अब वो इंडिया के लिए संपर्क में है या अपनी सीटों के लिए संपर्क में है, ये वक्त बताएगा। लेकिन हां, नसीमुद्दीन, ब्रजलाल खाबरी, नकुल दुबे, इनके साइडलाइन किए जाने के बाद ये संभावना बढ़ गई कि अंजीर की बर्फी अपने मिठास का जादू बिखेर रही है। ये 3 अचानक हुई दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये विचारपूर्वक किए गए फैसले हैं, और इनका सीधा अर्थ होता है कि मायावती जी प्लीज्ड हूं। वो नसीमुद्दीन, ब्रजलाल खाबरी और नकुल दुबे कांग्रेस चलाए तो फिर वो अनॉयड रहेंगी, तो वो चेहरे हटा दिए जिनसे देख के नाराजगी बढ़े। इतनी बड़ी कुर्बानी कांग्रेस ने दी है। अब सोचिएगा ये सैफ खान क्यों दी है कुर्बानी। कोई यूं ही कुर्बानी नहीं देता ना, बकरे की कुर्बानी भी यूं ही नहीं दी जाती, ये तो आदमी है मित्र, नहीं है ना। ये सोचिएगा, जिस दिन इसका जवाब मिल जाए मुझे टेलीफोन करिएगा। धन्यवाद।